सुप्रभात छात्रों। आज कक्षा 10 विषय हिंदी क्षितिज भाग 2 काव्यखंड का पाठ 6 है नागार्जुन। शीर्षक है फसल। इसका हम भावार्थ सहित प्रश्नोत्तर व्याख्या का अध्ययन करेंगे। कल पिछले पार्ट 1 में हमने काव्यखंड का ये नागार्जुन का शीर्षक ये दंतुरती मुस्कान का में उसका भावार्थ सहित कवि का जीवन परिचय का अध्ययन किया था, जिसमें कविता का शीर्षक था ये दंतुरती मुस्कान। उसमें बालक और कवि का जो परिचय, एक दूसरे की जो मनोदशा थी, उस मनोदशा का उस कविता में चित्रण किया गया था। आज की जो मुख्य शीर्षक है फसल, नागार्जुन द्वारा लिखित है। ये फसल कवि बताता है कि फसल को प्रकृति व मनुष्य के श्रम का प्रतिफल मानते हैं। क्षितिज भाग 2 शीर्षक है फसल, नागार्जुन द्वारा लिखित रचित कविता है ये, जिसमें कवि ने भारतीय किसान और फसल उत्पन्न करने में किन किन तत्वों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, उन तत्वों का इसमें वर्णन किया है। किताब है काव्यखंड। काव्यखंड में कवि नागार्जुन, महाकवि नागार्जुन का जीवन परिचय हम कल पढ़ चुके हैं, फिर भी इसका संक्षेप में बताते हैं। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था। अब फसल कविता का जो सार है वह हम समझेंगे। नागार्जुन कृत दूसरी कविता फसल है। इस शब्द को सुनते ही आँखों के सामने लहलहाते खेतों का चित्र आने लग जाता है। कविता फसल में नागार्जुन ने बताया कि फसल के निर्माण में कई तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें किसान की मेहनत के साथ साथ जल, मिट्टी, सूर्य, हवा आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात मनुष्य और प्रकृति दोनों के सहयोग से ही खेतों में फसल का उत्पादन होता है, फसल लहलहाती है। कवि ने इस शीर्षक के माध्यम से ये बताया कि फसल क्या है, उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान है। कवि कहते हैं कि फसल के सृजन में, फसल को बनाने में, फसल का निर्माण करने में अनेक नदियों के जल, अनेक हाथों के परिश्रम की गरिमा, हजारों खेतों की मिट्टी के गुणधर्म सभी का समान योगदान है। इसके साथ साथ फसल निर्माण में सूर्य के प्रकाश, वायु के प्रभाव का भी योगदान होता है, क्योंकि इन्हीं के सहयोग से फसल फलती फूलती है। कवि नागार्जुन फसल को प्रकृति व मनुष्य के श्रम का प्रतिफल मानते हैं। उनका मानना यह है कि फसल कोई एक या दो नदियों के जल से नहीं, अपितु इसके विपरीत अनेक नदियों के जल से उत्पन्न होती है। अतः फसल को उगाने में जल भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नदियों का जल अपने जादू से फसलों को सींचता है और फसल के फलने फूलने में एक दो लोगों का नहीं, अपितु लाखों करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श है। अब पार्ट 2 फसल शीर्षक के माध्यम से हम इस कविता का अर्थ व्याख्या सहित सस्वर वाचन भी करेंगे और इसकी व्याख्या का भी अध्ययन करेंगे। कवि ने फसल को उगाने के लिए किन किन तत्वों को बताया है। अब सस्वर वाचन सबसे पहले कवि कह रहा है कि फसल एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू
एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो इसमें कवि ने बताया है कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने फसल की महिमा का वर्णन किया। तो कवि कहते हैं कि फसल के लहलहाने में ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, और कह रहे हैं एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, कि फसल को तैयार होने में या फसल को लहलाने में एक या दो नदियों के पानी का जादू नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों किसानों के हाथों की महिमा का भी योगदान है। अब उसका ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, अनेक नदियों के पानी का जादू भी उसके माध्यम से ही फसल उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से कहा, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कभी इसमें कह रहा है कि इसमें नदियों के पानी के जादू के साथ साथ लाख लाख करोड़, लाखों करोड़ों किसानों के हाथ की महिमा का भी योगदान एक फसल है। अब नदियों और किसानों के हाथों की गरिमा के साथ साथ कवि बता रहा है कि एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कवि आगे बताता है कि लाखों हजारों खेतों की मिट्टी का गुण और स्वभाव फसलों के अनुकूल होते हैं। तो कहीं जाकर जब अगर अनुकूल होते हैं तो इसके पश्चात कहीं जाकर फसल कहलाने योग्य बनती है, तब वह फसल का संपूर्ण निर्माण होता है। कवि के अनुसार फसल जो जादू बताइए कि वह हमारे देश की नदियों के पावन जल का जादू है। इन नदियों के जल से ही खेतों को पानी मिलता है और उनमें ही फसलें लहलहाती हैं। क्योंकि कवि ने इसमें बताया कि हाथों के स्पर्श की गरिमा, तो इसमें हाथों के स्पर्श की महिमा के द्वारा कवि बताना चाहता है कि इस पंक्ति के द्वारा कवि किसान के कठोर परिश्रम की ओर संकेत करता है। फसल किसान के अथक परिश्रम का ही परिणाम है। अब दूसरा पैराग्राफ का सस्वर वाचन सबसे पहले। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने बताया कि इन पंक्तियों में कवि ने अपने विचार को एक विस्तार रूप प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि फसल क्या है, कि और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, कि फसल कुछ नहीं, ये केवल नदियों के पानी का ही जादू है, कि वह नदियों का अगर पानी नहीं प्राप्त हो तो वह फसल कुछ भी अपने आप में नहीं हो सकती। और उसके बाद कह रहे हैं हाथों के स्पर्श की महिमा। और इसके अलावा किसान जो मेहनती किसान है, परिश्रमी किसान है, उन किसानों के हाथों की महिमा का ही नाम एक फसल है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, और नदियों के पानी किसान के हाथों की महिमा के साथ साथ जो हमारे खेतों की मिट्टी का जो गुणधर्म है कि वह उसका नाम भी फसल है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और इसके साथ साथ नदियों के पानी किसान के मेहनती हाथ मिट्टी के गुणधर्म के साथ साथ सूर्य की किरणों का रूपांतर भी फसल है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तथा वायु का प्रभाव भी एक फसल बताई है। कवि इन पंक्तियों में कवि ने फसल, पानी का जादू और हाथों के स्पर्श की महिमा बताई है। इस पद्यांश में कवि यह संदेश देना चाहता है कि फसल को प्राप्त करने में प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ किसान के कठोर परिश्रम का बहुत बड़ा योगदान है। सभी के सम्मिलित प्रभाव से ही फसल प्राप्त होती है। इसमें कवि ने खड़ी बोली रचित छंद मुक्त कविता की रचना की है।
अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। अभी हमने इस कविता का भावार्थ का अध्ययन किया था। अब पाठ्य पुस्तक से संबंधित हम प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न यह है, कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, लाखों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा भिन्न प्रकार की मिट्टी के गुण धर्म, सूर्य के किरणों और वायु की मंद गति का परिणाम है। यानी फसल मनुष्य और प्रकृति दोनों के मिलकर कार्य करने की उपज है। यही फसल है। अब जैसे कवि बताना चाहता है इसमें कि कवि के फसल प्राकृतिक तत्वों नदियों के जल, मिट्टी के गुणधर्म, सूर्य के प्रकाश, वायु के प्रवाह तथा किसान के कठोर परिश्रम का ही सम्मिश्रण रूप एक फसल मानी गई है, क्योंकि इसमें किसी एक का अभाव फसल उत्पन्न नहीं हो सकती। किसी एक के कमी के अभाव में फसल उत्पन्न नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, कविता में फसल को उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। ये आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? और उत्तर, कविता में फसल उपजाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। सबसे पहला, मनुष्य का परिश्रम। दूसरा, पानी। तीसरा, खेतों की मिट्टी। चौथा, सूर्य की धूप गर्मी। और पांचवा, वायु हवा, क्योंकि नदियों का पानी, उपजाऊ मिट्टी, ये सब फसल को उत्पन्न करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? कवि ने यहाँ फसल को उपजाने को मानव के श्रम से जोड़ा है, क्योंकि किसानों और मजदूरों द्वारा की गई मेहनत और उनके लगन के कारण ही फसल का उत्पन्न संभव हो पाता है। इसके बिना प्रकृति के तत्व की सार्थकता फसल उपजाने में व्यर्थ है, क्योंकि जब तक इनका सहयोग नहीं होता तब तक फसल हमारी उत्पन्न नहीं हो पाती है। अब इसमें हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि फसल के प्राकृतिक तत्व महत्वपूर्ण हैं, परंतु किसान के हाथों के स्पर्श के बिना फसल का कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने किसान के परिश्रम को महत्व दिया है, नमन किया है, उसके परिश्रम की गरिमा को ही व्यक्त किया है। अब अगला प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसका भावार्थ ये है कि उत्तर, कवि बताना चाहता है इन पंक्तियों में फसल उपजाने में सूरज की किरणों तथा हवा के योगदान को दिखाया गया है। फसल प्रकृति से अपना भोजन प्राप्त करती है। सूरज की किरणें अपनी ऊष्मा प्रदान कर फसल को पकने में मदद करती हैं, तो वहीं हवा की मंद गति फसल को बढ़ने में भी सहायक होती है। इसमें एक बार और समझ लें, फसल को उपजाने के लिए सूर्य की किरणें अपनी ऊष्मा प्रदान करती हैं और फसल पकने में उसे मदद करती हैं, तो उसके साथ साथ हवा की मंद गति भी फसल को बढ़ने में सहायक होती है। इसलिए हवा और सूरज की किरणें दोनों का फसल पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान कवि ने इसमें बताया है, क्योंकि इनके बिना या किसी एक के अभाव में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब हम पार्ट 1 के जो शेष भाग बचा, दंतुरति मुस्कान, जो हमने कल उसका भावार्थ पढ़ा था, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ अध्ययन करेंगे, क्योंकि उस पार्ट 1 में प्रश्नोत्तर का अभ्यास नहीं हुआ था, जिस कारण आज पार्ट 2 में
दंतुरित मुस्कान के प्रश्नों का आज अभ्यास किया जाएगा। तो इस पार्ट 2 में दंतुरित मुस्कान का पहला प्रश्न इस प्रकार है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है इसका, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्नता से भर उठता है। उन्हें बच्चे की मुस्कान की मोहकता देखकर ऐसा लगता है कि मृत व्यक्ति में भी जान डाल देगी। अर्थात हम ऐसे भी बता सकते हैं इसे कि अपने बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्नता से नाच उठता है और उसका निराश एक हृदय फिर सजीव हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल गए हों, क्योंकि इसमें बच्चे की मुस्कुराहट का भाव सम्मिलित है। अब प्रश्न नंबर 2, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? इसका आंसर इस प्रकार है। बच्चे की मुस्कान बहुत भोली, सरल और स्वाभाविक, निश्चल, निस्वार्थ भाव से युक्त होती है, जबकि बड़े लोगों की मुस्कान इसके विपरीत कृत्रिम, माने कहते हैं बनावटी, अस्वाभाविक, दिखावटीपन, रहस्यमयी, व्यंग से युक्त होती है। बच्चे के लिए मुस्कान एक सहज प्रक्रिया है, जबकि बड़ा मुस्कुराने का अवसर ढूंढता रहता है। बच्चा कभी मुस्कान में भेदभाव नहीं करता है, किंतु बड़ा व्यक्ति मुस्कान की जो मात्रा है संबंधों के अनुसार तय करता है, क्योंकि जैसे उसके संबंध उसी के अनुसार वह अब उस मुस्कुराहट का महत्व देता है। बड़ा व्यक्ति मुस्कुराने का अवसर ढूंढता है और बच्चा अपनी मुस्कुराहट को हर पल अवसर बना लेता है, क्योंकि यही इस प्रश्न में छोटे और बड़े व्यक्ति की मुस्कुराहट का अंतर बताया था। कवि का जो भेद है कि वह पाठ के आधार पर स्पष्ट ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? आंसर है, कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों या उदाहरणों के माध्यम से व्यक्त किया है। जैसे नंबर 1, बच्चे की मुस्कान मृतक में जान डाल देना, कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना। नंबर 3, बांस या बबूल से शेफालिका के फूलों का झड़ना। नंबर 4, बच्चे का स्पर्श पाकर पत्थर का पिघलना। नंबर 5, बालक का तिरछी नज़र से देखकर मुस्कुराना। ये विभिन्न बिंब हैं जिससे बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को व्यक्त किया है कवि ने। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बबूल और बांस के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ रहे हों। पाषाण हृदय व्यक्ति भी बालक की मुस्कुराहट से द्रवित हो गया हो, वह पिघलकर जल के समान बन गया हो। बच्चे की मुस्कान देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल कवि की झोपड़ी में खिलने लगे हैं। यह बच्चे की मुस्कान मृतक को भी सजीव कर देने वाली प्रतीत होती है। अब अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहता है कि बच्चे के जो धूल से सने हुए शरीर की तुलना कमल के फूल से की है। उसे वह धूल से सना हुआ शरीर ऐसा लगता है मानो कमल का फूल तालाब में ना खिलकर उसकी झोपड़ी में खिल रहा हो। कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि धूल से सने हुए बालक के शरीर को देखकर हृदय रूपी कमल खिल उठता है। सेकंड पंक्ति,
छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बाँस था कि बबूल। इस पंक्ति में कवि बताना चाहता है कि बाँस या बबूल जैसे कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी छोटे से बालक का स्पर्श पाकर प्रेमपूर्ण बातें कर मुस्कुराने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि पता नहीं उसके स्पर्श से कैसा कठोर व्यक्ति भी एकदम दयालुता का भाव आने लगता है। शिशु को छू देने मात्र से ही उसे आनंद की इतनी अनुभूति होती है कि मानो ऐसा लगता है उसे कि मानो बाँस या बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हैं, अर्थात कठोर और नीरस हृदय भी छोटे से बालक के स्पर्श से सरस हो जाता है। ये हमारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर थे। अब इस पाठ के आधार पर हम एक प्रश्न और अपने आधार पर लिख सकते हैं। जैसे कवि ने मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। फसल पाठ के आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। फसल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। पाठ समाप्त। नमस्कार।